बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान तो धमकियां देते थे, अब उन्हें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने धमकी दी है। वो क्या धमकी दी है और इमरान खान गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे, उन्हें गिरफ़्तार कौन करेगा और क्यों करेगा? हुकूमत का जो सियासी इत्तेहाद था वो डामाडोल नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजह है? और कराची में MQM की वजह से जो सियासत है वो क्या नया रुख इख्तियार करने जा रही है? और सरतापा प्यार करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहब अब किस पर बोझ बन गए हैं? और जनाबे वाला सुपर टैक्सेस ने जहां इंडस्ट्री को परेशान किया है, वहीं पर कुछ और टैक्सेस तनख्वाहदार तबके का तेल निकाल देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी बात ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा से। हमें तो पता भी नहीं, आम आदमी को उनका नाम नहीं पता था। वैसे तो वो एंटी करप्शन के भी DG रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनका नाम लेकर आए 2 मरतबा। पहले उन्होंने 2018 में जिक्र किया और अब फिर 2 दिन से वो जिक्र कर रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन में इंजीनियरिंग जो थी, यानी धांधली जो थी, वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा ने की थी। अच्छा जी, इमरान खान साहब को पता है और किसी को नहीं पता था। और एक मरतबा उन्होंने जिक्र किया तो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा भी फिर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये 4 साल जो अपनी हुकूमत की है इन्होंने, 3.5 या 4 साल के दरमियान जो अरसा है, उस दौरान में क्यों खामोश रहे हैं? उन्हें तो चाहिए था कि इस दौरान में कोई कमीशन बनाते, इसको साबित करते और सजा दिलवा देते अगर वो कोई मुजरिम है तो। मतलब वो शख्स इतना ओपनली चैलेंज करने के लिए आया है। उसने कहा है कि मैंने तो मई 2018 में भी, उस जब इमरान खान साहब ने बयान दिया तो मैंने तो उस वक्त भी चैलेंज किया था कि आप इसका कमीशन बनाएं और अदालत में आ जाएं, लेकिन उससे पहले एक हलफनामा जमा कराएं। हलफनामा ये जमा कराएं कि जो कमीशन में गलत साबित हो जाए उसे फिर सजाए मौत दी जाए। अच्छा, वो आप मुहावरतन ऐसी बात कर सकते हैं, इस तरह के कमीशंस में सजाए मौत तो नहीं होती, लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो इमरान खान साहब को चैलेंज करें। और इमरान खान साहब की हुकूमत रही है 4 साल यार। इमरान खान साहब के पास इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि अगर 2013 में इंजीनियरिंग हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब भी तो फिर वो शख्सियत है ना। आपको पता है कि उन्होंने तो 35 पंक्चर का भी बयान दिया था, और वो जो 35 पंक्चर वाला बयान था उससे वो ऐसे भागे थे। जब हामिद मीर साहब के एक इंटरव्यू में वो आए तो हामिद मीर साहब ने पूछा वो क्या बना 35 पंक्चर वाले बयान का। वो एक वीडियो मौजूद है, आप सोशल मीडिया पे भी सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी वो वीडियो। तो उसमें इमरान खान साहब ने वो बताया उसका हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि जी वो तो अमरीकी सफ़ीर ने मुर्तज़ा पोया को बताया था, मुर्तज़ा पोया ने ब्रिगेडियर सैमसन को बताया, और ब्रिगेडियर सैमसन ने मुझे बताया, या उनसे मैंने सुना और मैंने आगे बोल दिया। तो हामिद मीर साहब ने पूछा कि आपने कमीशन जो बना था उसमें आपने या आपकी पार्टी ने इसके बारे में कुछ कहा? वो कहा नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो सियासी बयान था। मतलब आप ये सोचें कि 2013 से ऑनवर्ड्स, वो 2014 के धरने और वो सारा जो पीरियड गुजरा, ये उनका मेजर स्टांस था कि 35 पंक्चर लगाए गए हैं, नजम सेठी साहब ने लगवाए हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं, मतलब जब वक्त आया इसका अदालत में साबित करने का, अदालती कमीशन बना हुआ था और उन सारी जगहों पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, कहा ये तो मैंने सुनी सुनाई बात की थी। मतलब क्या सोच है यार। वो शख्स जो या काना बुदू व या कनस्तईन से शुरू होता है और कलमे की तबलीग कर रहा है कि जी लोगों को जाके कलमे का मतलब सिखाएं, और इस मुल्क को रियासत मदीना के मॉडल पर रियासत मदीना सानी बनाने जा रहा था, जो सच और हक का एक अलम उठाए हमारे सामने हमें कहने के लिए चला आ रहा था, और जो सियासत नहीं जहाद कर रहा था, उसके बयानात जो हैं वो झूठ का पलंदा है। और अच्छा हाँ, उसने सादिक और अमीन का टाइटल भी लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अब बंदा किस किस को क्या क्या कहे यार। इमरान खान तो वो कहते हैं ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो वो जो बड़े मियाँ थे सुप्रीम कोर्ट वाले, उन्होंने इस इमरान खान को सादिक और अमीन का वो टाइटल दिया हुआ है, बेचा हुआ है मैं तो कहूँगा। अच्छा, शर्म नहीं आई वैसे किसी को ना, मतलब कैसे मुमकिन है? अच्छा, फिर एक अननोन पर्सनालिटी हो, कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस एक सिंपल केस आया, आपने उस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए फैसला कर दिया। इमरान खान एक नोन फिगर था, एक मशहूर शख्सियत, और उनके ज़ाती कैरेक्टर का तो सारी दुनिया को क्या क्या कुछ नहीं पता था। उन्हें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा, अब ब्रिगेडियर सैमसन यही ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा अब यही कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आप 2014 से ऑनवर्ड्स और फिर जो 4 साल हुकूमत रही उसमें इसका क्यों नहीं जिक्र किया आपने? आप तो इस पर बात करते, पहले बात करने की जरूरत थी। धरनों में जब खड़े होते थे तब कभी नाम भी नहीं लिया।
कोई होता ना जिक्र ही किया हो। अच्छा, और फिर जब हुकूमत रही आपकी 3.5 साल, तो आप उस पर कार्रवाई कर लेते, आप तो पकड़ के उसको अंदर करते। अब जो आप बातें बना रहे हैं, तो और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो फिर और भी बातें खोल दूंगा, मुझे तो इदारे की शर्म है, मतलब वो ज़ाहिर किसी डिसिप्लिन में है, वरना मैं तो फिर आपकी और भी बहुत सी बातें खोल दूंगा। तो अच्छा, मुझे लगता है बातें खुलेंगी ये ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा के, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा जो है, उन्हीं के हाथों खुलेंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाज नहीं आना। उनका एक वतीरा है, उनके पास चूँकि बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो जो भी बात उनके हाथ आ जाए वो फिर उसका ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो अपनी अमरीकी साजिश वाला है, वो 27 मार्च से लेकर और अभी तक, अब ज़रा उसकी वो बीट कम हो गई है, बट अभी तक बजा रहे हैं उसको। तो इसी तरह अब ये जो उन्होंने ब्रिगेडियर रांझा वाला शुरू किया है, इस पर भी इतनी जल्दी तो नहीं भागेंगे, तो बजाते रहेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि फिर रांझा साहब को ज़रूरत पड़ेगी कि वो कुछ खुल के बता दें कि खान साहब की अपनी औकात, उनकी अपनी वैल्यू क्या है। अच्छा, वैसे अब दूसरी तरफ देखें, दुनिया भर में यार ये किसी पर इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम लगने वाले पर मतलब क्या क्या कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती हैं। हमारे मुल्क में तो अखलाकियात नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं ना है। इल्ज़ाम लगना, जैसे वो हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, माशाल्लाह हम बार बार उनका जिक्र करते हैं, वो फातिमा वाला केस जो है, मतलब वीडियोज़ आ गई, उसके इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसने बयान दे दिया, उसने इंटरव्यूज़ दिए, अब फिर उसने बैठ के सुना दिया, लेकिन मजाल है कोई उस पर बात कर ले। अच्छा, उस पर मैं एक और भी आपको स्टोरी भी सुनाऊँगा उनकी, तो माशाल्लाह से उनका जिक्र खैर आता रहता है ना, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व है चुके। तो इमरान खान साहब का जब हम बात करते हैं किस तरह से इल्ज़ाम, मतलब वो हमें सुनाते थे कि किसी मुल्क में किसी पर इल्ज़ाम लग जाए, मुझ पे तो कोई कह देगा, तो मुझे तो कोई 4 लोग कहते तो मैं अपनी सीट छोड़ जाऊँगा। यार क्या क्या आप पर इल्ज़ामात नहीं लगे हैं। वो उस्मान बुज़दार से लेकर, वो बुशरा बीबी से लेकर, वो फरा गोगी से लेकर, वो दवाइयों का स्कैंडल, वो घड़ी बेचना, वो हीरे वसूल करना, वो कीमती हार ले लेना, वो तोशा खाने की चीज़ें बेच आना, किसी चीज़ पर कोई शर्म आई हो किसी को यार? इमरान खान साहब को खुद आई हो या कोई ऐसा इदारा हो जो उन्हें पूछ सकता? वैसे तो किसी को भी नहीं पूछते ना, हमारे मुल्क में तो ये रिवाज ही नहीं है, सिवाय इसके कि जिसको विक्टिमाइज़ करना हो, जिसको हमने रगड़ा लगाना हो, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन इमरान खान साहब जो रियासत मदीना बनाने आए थे, उनको भी कोई शर्म नहीं आई कभी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2013 में कनाडा का एल्बर्टा जो प्रोविंस या स्टेट जो है उनकी, उसकी सीएम थी एलिसन रेडफोर्ड। अच्छा, वो नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए गई, तो अपनी बेटी को भी साथ ले गई और बेटी के साथ बेटी का बॉयफ्रेंड भी था। तो उन्होंने उसका एक्सक्यूज़ ये दिया कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उस लड़के से मिल नहीं सकी हूँ, उसको देखा भाला नहीं है मैंने, तो इस बहाने ज़रा मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। तो वो लेकर गई, उस वापस आते ही शोर मच गया कि आपने अवाम के टैक्स के पैसे में अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को कैसे अकोमोडेट किया होटल में। तो इस बात पे शोर मच गया और फाइनली वो केस भी चला, उन्हें फ़ाइन हुआ, वो पैसे भी वापस पे करने पड़े उन्हें, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी सीट से, उन्हें छोड़नी पड़ गई सीट। मतलब जहाँ पर दुनिया में कोई शर्म लिहाज है, जहाँ पे कोई अखलाकियात हैं, जहाँ पे कोई कानून और आइन है, वहाँ पे लोग इस तरह से गुजारते हैं ज़िंदगियाँ। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि आपने लोगों को बेचने के लिए, चूरन बेचने के लिए आपने मज़हब को इस्तेमाल करना है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है, और जहाँ आप भूल जाएं वहाँ वो साथ रखे हुए हैं अपने पांड कुछ, जो आकर कान में बता देते हैं कि सर वो इस्लामी टच भी दे दें, और फिर फ़ौरन विद इन नेक्स्ट मोमेंट्स तो वो जो है शुरू हो जाते हैं और वो इस्लामी टच आ जाता है उसका। मतलब क्या लोग हैं यार, ये इस तरह से तो इस्लाम को बेचते हैं। ये तो हमने खुद देख लिया ना अब। अच्छा, अब इमरान खान साहब अब वो क्या करेंगे? अब उनके ख़िलाफ़ केसेस मौजूद हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ 15 केसेस थे। ये जो उन्होंने धरना देने के, ये लॉन्ग मार्च वगैरह का जो ड्रामा हुआ है ना सारा उसमें, और कुछ उससे पहले भी, तो जिनमें उनकी ज़मानत हो गई है। 6 जुलाई तक की उन्हें अबूरी ज़मानत मिल गई है। अच्छा जी, ज़मानत मिल गई है, चलें, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के इस बारे में बड़े अजीबोगरीब से बयान आते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है, आज फिर कहा, उन्होंने कहा इमरान खान को गिरफ़्तार होना चाहिए। अच्छा, इमरान खान को अगर गिरफ़्तार होना चाहिए तो किस बुनियाद पे होना चाहिए? राना साहब, आपको याद होगा, राना साहब को तो भूलना ही नहीं चाहिए कि उन्हें एक झूठे मुकदमे में, हेरोइन के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। बिल्कुल बेसलेस मुकदमा था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। हालांकि वो वज़ीर साहब जो थे वो कस्में खा खा कर कहते थे कि हमारे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, सारा कुछ है, और फिर ना कोई वीडियो थी, ना कोई सबूत था, कुछ भी नहीं सामने था, कुछ नहीं ना, 2 नंबरी थी, सारा फ्रॉड था। तो अब जब राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि गिरफ़्तार होना चाहिए,
तो क्या वो उसी तरह चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब जैसे उनको गिरफ्तार किया गया था? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना मैं चाहता हूँ ना कोई और चाहेगा। जो भी बंदा आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है इस मुल्क में, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि झूठे और गलत इल्ज़ामात पर उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, अगर उनके खिलाफ सीरियस और सच्चे यानी सही इल्ज़ामात हैं और हुकूमत को पता है कि वो कोई ऐसा कानूनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर आइनी काम कर रहे हैं, या वो माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए कोई ख़तरे का बाइस हैं, नुकसान का बाइस हैं, तो फिर उन्हें गिरफ़्तार होना चाहिए। तो फिर गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे? राना सनाउल्लाह साहब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो ऐसे टेलीविज़न पर या अखबार में ऐसे बयानात देने की बजाय या सियासी बयानात देने की बजाय इस पर कार्रवाई करें। काबीना में बैठकर ये बताएं, वो सबूत और सारी चीज़ें उनके सामने रखें काबीना से, और काबीना से मंजूरी ले लें अगर उनका ख्याल में ऐसा ज़रूरी है तो। अदरवाइज़ अदालत से उनके वारंट लें और उनको गिरफ़्तार कर लें। राना सनाउल्लाह साहब, आपको रोक कौन रहा है उनकी गिरफ़्तारी से? मुझे तो नहीं समझ आ रही। क्या आप इमरान खान से डरते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट कहीं ऐसी जगह पर है जिनसे आप डरते हो? मतलब एक अजीब मजाक बना हुआ है यार। अगर तो वो उन्हें गिरफ़्तार होना चाहिए तो फिर हुकूमत ना गिरफ़्तार करके मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। मैं कहूँगा मुजरमाना गफलत। तो ये जुर्म फिर हुकूमत कर रही है कि उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रही। और अगर नहीं बनता तो फिर प्लीज़ यार इस तरह के बयानात हमारे सामने मत सुनाएं। हम आपकी गिरफ़्तारी के भी ख़िलाफ़ थे। हम किसी की भी गैर कानूनी, गैर आइनी और बग़ैर सबूत के और बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तारी की सख्त मुखालफत करेंगे, वो चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं। अब इस मुल्क में कभी तो चीज़ें ठीक होनी है ना यार, आप ही शुरू कर दें। पिछली हुकूमत ने नहीं की तो आप कर दें। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपने कैसे चलना है, कहाँ चलना है। ये गिरफ़्तारी या कर लें या इस तरह के बयानात छोड़ दें। उसके लिए जो कानूनी और आइनी तरीका है सिर्फ वो अपनाना होगा, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हुकूमत क्यों नहीं करती? हुकूमत बेचारी खुद डामाडोल है। हुकूमत कहाँ से डामाडोल है कि वो MQM ही नहीं उससे संभाली जा रही है। और तो और वो असम्बली में पार्लियामेंट में जो हैं चित्राली साहब उसके जमात इस्लामी के, उनके साथ बहस हो गई है। अच्छा, मतलब हुकूमत क्या करना चाह रही है यार। आज ख्वाजा साद रफ़ीक पहुँचे हुए थे उधर MQM के पास। MQM को भी संभालना एक बड़ा आर्ट है, उनको ऐसे ही नहीं संभाला जा सकेगा। अब तो वैसे भी 3 MQM बन गई हैं, वो उनका मर्जर भी शायद हो जाए नियर फ्यूचर में, या कुछ धड़े उनके इकट्ठे हो जाएं। आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जल्दी। तो MQM के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा अजीबोगरीब सा है। आपको याद होगा 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी का जो दौर था, वो हर रोज़ ही MQM को मनाने में ही मामला चल रहे होते थे। सदर जरदारी साहब खुद इन्वॉल्व होते थे, मरहूम रहमान मलिक साहब इसमें फंसे होते थे इन्हीं चीज़ों में। तो ये सारा सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता था। फिर अपने आखिरी दौर में इमरान खान साहब पहुंच गए थे MQM को मनाने के लिए। तो अब जो है MQM की हालत यह है कि अभी जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पर उसमें MQM ने टफ़ टाइम भी दिया है और MQM को भी टफ़ टाइम मिला है। अच्छा, वो कोई 60-70 वोटों से जीते हैं, सिर्फ इतने से वोटों का फ़र्क था। तो असल मसला ये था कि MQM के 3 धड़े वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, और अगर उनके 11,000 वोटों वाला जीता है, नंबर 2 वाला भी तकरीबन 11,000 वोट ही हैं उसके, और MQM के लेकिन अगर तीनों धड़े इकट्ठे होते तो कोई 25-26 हज़ार उनके वोट बनते हैं। तो आज उस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बयान आ गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे अलग होने की वजह से, वो पाक सरज़मीन पार्टी है ना उनकी बनी हुई, तो उन्होंने कहा मेरे अलग होने की वजह से MQM को नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी कुछ सोच रहे हैं कि शायद वो फिर इकट्ठे हो जाएं। फ़ारूक सत्तार साहब भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, अब जो आमिर लियाकत साहब वाली सीट खाली हुई है उस पर। तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में MQM शायद अपने आप को मुत्तहिद कर ले और वो इकट्ठे हो जाएं, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसे जो आमिर लियाकत साहब वाली सीट है वो PTI की सीट थी। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कि उसमें हमने देखना है कि कराची से अब क्या रिज़ल्ट आता है। क्या PTI अपनी सीट वापस ले सकती है या MQM वहाँ पे जीत जाएगी? वैसे तो पीपल्स पार्टी भी अब क्लेम करती है अपना कराची में, उनका वो कहते हैं कि हमारा भी वोट बैंक है और हम कुछ बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। तो वो भी सामने आ जाएगा कि उनके पास क्या है। तो ये भी चंद दिनों की बात है। बहरहाल एक और चीज़ जो हो रही है वो सरतापा वाले जस्टिस साहब जावेद इकबाल साहब, वो आपको पता है कि लापता अफराद के कमीशन के भी सरबराह हैं। तो वो आज फिर
सबसे अहम जो है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पे इस किस्म के केसेस आते हैं और उनका बड़ा अग्रेसिव सा स्टांस होता है। तो लापता अफराद के केस पे वहाँ पे कार्रवाई थी। उन्होंने कहा है कि जो कमीशन है लापता अफराद का वो एक बोझ बनता जा रहा है। अच्छा जी, वो बोझ क्यों बनता जा रहा है कि लोग नहीं मिल रहे हैं कि वो कहाँ गए हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं कि 2011 से प्रॉब्ली कोई 8,400 के करीब लोग जो है वो लापता हैं, और जो इस साल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3,200 समथिंग जो हैं वो उसमें से रिकवर हुए हैं या मिल गए हैं। तो तकरीबन 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। तो यार एक बड़ा मसला है, एक इंसानी अलमिया समझें आप उसको, कि अगर तो वो कसूरवार है, और बहुत सारे केसेस में मुमकिन है कि वो कसूरवार हो, अच्छा तो फिर हुकूमत को, रियासती अदारों को चाहिए कि उनको कोर्ट में लेकर आएँ। उन पर जो भी इल्ज़ाम है, हमारे पास जो दहशतगर्दी की अदालतें भी बनी हुई हैं, उसके हवाले से भी हमारे पास केसेस हैं। अच्छा, फिर नई लेजिस्लेशन भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो मिनटों में कवानीन पास होते हैं, आपने देख लिया, वो बजट हो चाहे या कोई और मामलात हों, हमारे किसने पढ़ना थोड़ी होता है। जो हुकूमती पार्टी, जो भी पार्टी का सरबराह कह दे वो सबने साइन कर देने होते हैं। तो अगर हमें मज़ीद सख्त कवानीन की ज़रूरत है तो हमें वो भी बना लेने चाहिए और पार्लियामेंट से मंजूरी लें। मतलब वो अजीब लगता है कि गुमशुदा बंदे का बाप कह रहा है कि मेरे बच्चे को आप अदालत में लाएं, जो सख्त से सख्त सज़ा देनी है दे दें, जो उसने कसूर किया, और उसका ज़्यादा बड़ा कसूर है आप उसको फांसी दे दें। मतलब ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि अगर कोई बाप ये कह रहा है तो हुकूमत का काम है कि इस हवाले से जो भी ज़रूरी लेजिस्लेशन है, अगर कहीं पर रियासती इदारों को लगता है कि कानून में सुकम है, कोई कमी है, मतलब मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पे 100-100 साल की सज़ाएँ मिल जाती हैं कैद की, आप भी कोई नया कानून बना लें, लेकिन उसको कानून के दायरे में फिर लाएं। आप ये देखें कि अमेरिकन्स ने दुनिया भर से लोग उठाए दहशतगर्दी के उसमें शुबे में, और अपने मुल्क में तो रख नहीं सकते थे तो वो उधर ले गए गुआंतानामो बे, और वहाँ पर केस चले। अच्छा, जुल्म हुआ है, ज़्यादती है, सब कुछ है, जबर है, लेकिन आप ये देखें कि लोग रिहा भी होते रहे, और आज आखिरी अफ़गान बाशिंदा जो है वो वहाँ से भी रिहा हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा अफ़गानी थे, फिर नंबर 2 पे सऊदी नेशनल थे, फिर नंबर 3 पे पाकिस्तानी नेशनल थे, और फिर यमनी और कुछ और ममालिक के होंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को कानून के दायरे में लाके उनसे डील किया जा सकता है। तो विद इन पाकिस्तान हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने कवानीन को जहाँ पे मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है वो करें, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और इस मसले को हल कराएं। ये दुनिया में हमारे लिए बदनामी का बाइस बनता है। मतलब वो लोग जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, वो हमारे लोग उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। मतलब वो हीरो नहीं है, अच्छा वो और लोगों के लिए मोटिवेशन का सबब बनते हैं कि ये गायब हो गए हैं, देखें जी बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई अगर उन्होंने कोई जुर्म किया वो सामने लाएं, लोगों को पता चले कि ये जुर्म हुआ है और उस पर उन्हें सज़ा दे दें, और सख्त से सख्त सज़ा दें, जो सख्त सज़ा बनती है वो उन्हें दें, लेकिन किसी सिस्टम में ले आएँ, कोई कानून के मुताबिक ले आएँ। तो ये हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से, और ये ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है, उन्हें ये करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हुकूमत क्या कर रही है, वो टैक्स लगा रही है, सिर्फ टैक्स टैक्स टैक्स, बस। वो सुपर टैक्सेस में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ पे लगाने शुरू कर दिए हैं, आज जो अनाउंस किया है, और 10% टैक्स लगेगा जिसमें सीमेंट, चीनी, तेल, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और सिगरेट बनाने वाली इदारे जो है इन सब पे लगा रहे हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये आम आदमी पर असर नहीं आएगा, लेकिन आम आदमी पर ही आएगा। उन इदारों ने पल्ले से तो नहीं देना, उन्होंने वो हमसे ही वसूल करना है। अच्छा, और इसका फौरी रिएक्शन क्या आया, स्टॉक मार्केट गिरी है। यानी जो हमारी इकॉनमी में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये अच्छा नहीं लगा है, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये ज़रूरत है। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कमाल कर रहे हैं, वो सैलरीड पर्सन पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है कि 1 से 3 लाख रुपए तक की सैलरी वाले जो हैं उन पे 12% फिक्स टैक्स लगा दें। और यार वो तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, आप उनको कितना नचोड़ेंगे यार। मतलब फिक्स्ड इनकम वाले को बेचारे का इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई होती जा रही है, इन्फ्लेशन हर रोज़, मतलब इस वीक में जो महंगाई की शरह है वो 28% पे चली गई है। मतलब कोई खुदा का खौफ खाएं यार, लोगों की इनकम तो वही है, तो ये इजाफी जो है वो कहाँ से पे करना है, ऊपर से आप मजीद टैक्स काटना चाह रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे ज़रूरत है या जहाँ से टैक्स वसूल किया जा सकता है उस तरफ आप आ नहीं रहे हैं। मिफ्ता साहब ने खुद फरमा दिया, उन्होंने कहा 30,000 से ज़ायद जो हैं वो सोने की दुकानें हैं, सोना बेचने वाले ज्वेलर्स की, और उसमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं टैक्स के लिए, 22 मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक। तो हजूर बाकी जो 29,900
और 78 जो 29,980 के करीब जो दुकानें बनती हैं, आप उनको टैक्स नेट में लाएं, उनको रजिस्टर करें। उनके लिए तो आप सोच रहे हैं कि फ़िक्स टैक्स लगाएंगे 3,000 से लेकर 10,000 तक। अच्छा, उनकी आपको बड़ी फिक्र है, क्यों? क्योंकि वो दे नहीं रहे, तो इसलिए उनके लिए खैर है। ये वही बात है कि जो आपके साथ बदमाशी करे उसको आप सलाम करते हैं, उसके आगे आप झुक जाते हैं, और जो बेचारा फंसा हुआ है आपके नेट में, सैलरीड पर्सन, उसका चूँकि कट कर आना है टैक्स, वो चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसी को आपने और रगड़ा लगाना है कि उसको निचोड़ लें, उससे पैसे निकलवा लें। यार मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या कहूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। यार मिफ्ता साहब तो आज हैं कल नहीं होंगे। वैसे ही हम रोज़ सुनते रहते हैं कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, पता नहीं वो कब आएंगे। अच्छा, वो आके क्या नया वो सांप निकालेंगे पटारी से, करना उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मे बी शायद डॉलर के फ्लक्चुएशन में वो ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अभी तो मिफ्ता साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो डॉलर और गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें खेलते हैं और अपने पैसे बना जाते हैं। तो हजूर, आप अपने पैसे जो बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, ये लोगों का तेल निकालने, मतलब तेल आपको वैसे नहीं मिल रहा तो लोगों का तेल निकालना है। हम तो यही दुआ करते रहते हैं कि कहीं से निकल आए तेल, वरना हुकूमत ने निकालना तो है, वो फिर हमारा निकाल लेंगे, अवाम का निकालेंगे ना। तो कोई खुदा का खौफ खाएं, कोई ख्याल करें यार, लोगों को ज़िंदा रहने दें। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, खाने पीने की हर चीज़, वो दाल हो, वो सब्ज़ी हो, वो कुकिंग ऑयल है, वो लुट मची हुई है यार। ऊपर से आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। मतलब एक अच्छी खबर सुनने में आई थी कि शायद कोई टैक्स रिलीफ मिल रहा है बजट में, उस पर भी उल्टे चल पड़े हैं कि नहीं जी ये भी बढ़ाना है। तो यार कर लें फिर, ये भी लुटमार जो आपने करनी है करके देख लें। अब हमारे पास तो और कोई हल नहीं है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों को कोई खौफ खुदा हो, कोई अवाम का ख्याल हो कि वो कोई इस हवाले से सोचे। वो हम 3.5 साल 4 साल इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं कि उसे पब्लिक का ख्याल नहीं है और वो अपने इक़्तिदार के नशे में मस्त है। तो अब क्या हो रहा है? अब मिफ्ता इस्माइल साहब के हाथों में रगड़ा लग रहा है। वो अपना तो बता रहे हैं कि मैं इतने करोड़ टैक्स दूंगा। वो हजूर वाला, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी इंडस्ट्री है, आप उसमें से टैक्स देंगे। ये जो आम आदमी है उसके बारे में सोचें, उसका कोई ख्याल करें। हुकूमत ने चलना है, हुकूमत तब चलेगी जब अवाम बचेंगे। तो इस अवाम को बचाने के लिए कोई कोशिश करें, अवाम का ख्याल करें, ताकि अवाम भी आपका ख्याल करे। शुक्रिया।